हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का स्टडी किया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था और मैंने बताया था जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म रहती है। इसके बाद में हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशंस के बारे में जाना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन और नोटेशन वगैरह के बारे में इनके जाना था। तो थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू लेके आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते। तो देखिए किस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले जो इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टडी किया था और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी किया था। और मैंने वहाँ पे बताया था कि एफ एक्स है और के पी एक्स कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन है और ए टू बी तक लिमिट पे ऑपरेट हो रहे हैं। वेयर के किसी का फंक्शन है, पी और एक्स का कोई फंक्शन है। वेयर पी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो जो के पी एक्स होते हैं उसे क्या बोलते थे हम, कर्नल और पी जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेंड है उसको बोलते थे। और जो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है वो कोई फंक्शन है एक्स का। तो इस तरीके से स्टडी किया था। और मैंने ये भी बताया था कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि सबका सब ये है ऑलवेज क्या रहता है, कन्वर्जेंट रहता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता था, कैपिटल एफ पी से इसे डिनोट किया जाता था। अभी इसके बाद में मैंने बताया था कि आपको जो टी एफ एक्स पी है वहाँ टी क्या है, टी अगर जे फंक्शन है, जे ट्रांसफॉर्म होता है, जे ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एल लेते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका पर्टिकुलर फर्स्ट जो लेटर है उसका कैपिटल यहाँ पे लिखा जाता है टी की जगह। आप जब भी एमएससी करोगे, एमटेक करोगे तो वहाँ भी स्टडी करोगे। और जो एमएससी वाले के लेक्चर देख रहे हैं तो वो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर अब मिलियन ट्रांसफॉर्म वगैरह आएगा तो एम यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी किया था और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हमने जाना था कि यहाँ पर क्या होती है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की एक पर्टिकुलर फॉर्म रहती है। जहाँ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में मैं बोल रहा था ए टू बी अगर कोई लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स हो रहा था तो यहाँ पे क्या रहता है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रहती है। ई की पावर माइनस पी एक्स है वो के पी एक्स की जगह आता है और जिसे क्या बोलते हैं हम, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म जिसे बोलते थे। इसके बाद में इसका जो नोटेशन वगैरह के बारे में देखा था कि नोटेशन किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एस कई बुक्स हैं, जैसे डॉक्टर अरोड़ा वगैरह की बुक है वो एस भी लिख रही है यहाँ पर पी की जगह, तो ये एक ही फंक्शन है। आप जेड लिखो, टी लिखो, पी लिखो, कुछ भी लिखो। अगर आप कर्नल है उसको पी एक्स का फंक्शन न मान के जेड एक्स का फंक्शन मान लिया, एस एक्स का फंक्शन मान लिया तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए अभी हम सबसे पहले जो कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म है उसकी डेफिनेशंस वगैरह की लिखेंगे और इसके बाद में धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे। देखिए अपना पेन और जो रजिस्टर है उसको ऑलवेज ऑन रखिए, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो सुनने से आपको नहीं आएगा, लिखोगे तो कम से कम आपको पता रहेगा कि किस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं फंक्शंस को और किस तरीके से हमें सोल्व आउट कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म की। देखिए कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या रहती है, जो के पी एक्स है उसी को कर्नल बोलते हैं। तो लिखिए द फंक्शन द फंक्शन द फंक्शन के पी एक्स the function kpx appearing in the integrand is called the kernel of the transform. The kernel is called the kernel of the transform. इसे क्या बोलेंगे, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। किसको, के पी एक्स को, ट्रांसफॉर्म। अभी थोड़ा सा हम लाप्लास के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कल लिखाया नहीं था आपको कि लाप्लास है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही पार्ट है, मैंने बोल के ही बताया था। तो उसको लिख भी लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखी हुई पढ़ लोगे और बोली हुई भूल जाओगे। लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें लिखिए इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स इंजीनियरिंग we use
वी यूजेज लिख लीजिए, वी यूजेज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कहीं पे देखिए यहाँ पे प्लस जो मीनिंग मिस्टेक भी हो सकती है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वी यूजेज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फॉर फाइंड आउट the solution of differential equation, the solution of differential equation। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का क्या यूज़ करते हैं हम? डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के यूज़ में लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म is a best technique। Laplace transform is a best technique। Laplace transform is a best technique of integral transform ये क्या है कि बेस्ट टेक्निक है किसकी? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की। इट इज अ बेस्ट टेक्निक ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फॉर फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये चीज़ हम बोल के भी पढ़ा सकता था मैं, लेकिन आपको लिखवाया इसलिए क्योंकि देखिए अपने नोट्स में अगर आप लिख लोगे तो आगे जब दोबारा रिवाइज कराओगे तो भूलोगे नहीं, वापस रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए इन इनिशियली वी फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनिशियल फंक्शन। इनिशियली क्या करेंगे हम? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके इनिशियल फंक्शंस है उनको फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर देन यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी फाइंड आउट द हायर फंक्शंस। जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिखाऊंगा उनका यूज़ करके हम क्या करेंगे? हायर फंक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, उनको सोल्व आउट करना सीखेंगे। तो इनिशियली क्या करेंगे हम? जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जैसे हम इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, उनका यूज़ करके फिर बड़े बड़े जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ इनिशियली हम छोटे छोटे इसके फॉर्मूलाज वगैरह स्टडी करेंगे और बाद में आगे की तरफ पे बढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं इनकी प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ एक दो, और बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। टॉपिक डाले लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टॉपिक डालिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो डालिए सबसे पहले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लीनियर प्रॉपर्टी डालिए और बाद में सोल्व आउट कीजिए। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए क्या लीनियर प्रॉपर्टी रहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। जिस तरीके से आपको पता है कि लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया है कि एक एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है, इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। तो इसी तरीके से लीनियर प्रॉपर्टी रहती है। तो लीनियर प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कीजिए और इसके बाद में सोल्व आउट कीजिए कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या रहती है। देखिए अगर लाप्लास ऑपरेट हो रहा है एफ वन एक्स पे, किस पे हो रहा है? एफ वन एक्स पे। लाप्लास ऑपरेट हो रहा है एफ वन एक्स पे, और इसका आ रहा है अगर एफ वन पी, क्या आ रहा है? एफ वन पी, ये नंबर वन दीजिए। और लाप्लास अगर ऑपरेट हो रहा है एफ टू पी से, किस पे हो रहा है? एफ टू एक्स पे, और ये आ रहा है आपका एफ टू पी, क्या आ रहा है? एफ टू पी, ये नंबर टू दीजिए। एक लाप्लास ऑपरेट हो रहा है एफ वन एक्स पे और ये आ रहा है एफ कैपिटल पी, एफ वन पी, और दूसरा आ रहा है लाप्लास एफ टू पी। तो देखिए अगर आप इनको दोनों को ऐड करके करना चाहो, लाप्लास सी वन एफ वन एक्स प्लस माइनस कर दो सी टू एफ टू एक्स, तो ये क्या बनेगा आपका? सी वन लाप्लास एफ वन एक्स प्लस सी टू लाप्लास एफ टू एक्स। अरे यही बनेगा, कोई डाउट? अब देखिए ये क्या बोलता है? सी वन लाप्लास एफ वन एक्स को क्या लिख रहे हो आप? एफ वन पी, और इसे क्या लिख रहे हो? प्लस सी टू एफ टू
पी, ये इसकी लीनियर प्रॉपर्टी रहती है। अगर दो फंक्शन f1x है और f2x है तो लीनियर प्रॉपर्टी यही रहती है। इसके बाद में आप लिख भी सकते हो वेयर C1 C2 आर एनी कॉन्स्टेंट है C1 C2, वेयर C1 and C2 are any constants, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब देखिए हम इसको सोल्व आउट करते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको जो लाप्लास प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ बताता हूँ और सोल्व आउट करते हैं किस तरीके से सोल्व आउट होगा। डालिए प्रूफ। प्रूफ देखिए इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटी मोटी एग्जाम्स होती है आपकी बीटेक में जो इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से जो करते हैं जिनके मैथ्स 3 सेमेस्टर चलता है वहाँ पे ये लीनियर प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। तो इसके प्रूफ लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डायरेक्टली कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या रहती है बताइए कोई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमने एक पढ़ी थी कि 0 to इन्फिनिटी है, ई दी पावर माइनस के पी एक्स है, एफ एक्स है, डी एक्स है। यही तो होता था लाप्लास ऑफ एफ एक्स। अरे लाप्लास ऑफ एफ एक्स यही इसे तो बोलते थे लाप्लास ऑफ एफ एक्स। तो इस तरीके से होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे लाप्लास C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो लाप्लास को यहाँ से आप डायरेक्ट लिखते हो 0 to इन्फिनिटी लिमिट हम डायरेक्ट ले लेते हैं 0 to इन्फिनिटी। कहाँ तक है 0 to इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स, ई दी पावर है माइनस पी एक्स। यहाँ पे ऑपरेट करते हैं C1 F1x प्लस माइनस C2 F2x। अरे ऐसे होगा कोई डाउट किसी को, ये आ गया dx। अब देखिए अलग अलग सेपरेट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा C1 बाहर आ जाएगा, C1 0 to इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस के पी एक्स और क्या आ गया F1x और dx प्लस माइनस C2 0 to इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस पी एक्स F2x dx। अब देखिए ई दी पावर माइनस पी एक्स F1x, इसको क्या लिख सकते हो आप F1p लिख सकते हो ना। अरे आप यही तो लिख रहे थे। तो C1 ये क्या बन गया लाप्लास F1x, ये क्या बन गया प्लस माइनस C2 लाप्लास F2x, यही बन गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा C1 F1p प्लस माइनस C2 F2p। अरे यही मिला C1 F1p प्लस माइनस C2 F2p। और ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर फॉर्म हो गया। और किस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर लिया। लाप्लास है इसकी जो आपकी लीनियर प्रॉपर्टी है वो यहाँ से हमने प्रूव कर दी कि लाप्लास लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है। C1 F1p प्लस माइनस C2 F2p। देखिए यहाँ पे बार बार आपको जो फॉर्मूलाज ऑपरेट कर रहे हो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये भूल जाओ, आप 12th या 11th नहीं कर रहे हो, बीटेक BSc कर रहे हो, यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज डायरेक्ट ऑपरेट करना है। फॉर्मूलाज डायरेक्ट ऑपरेट करना ही है, यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका जनरलाइजेशन फॉर्म लिख देता हूँ मैं कि जनरली क्या होता है। यहाँ पे तो दो फंक्शन है, अगर ज़्यादा आगे तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है। ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब है व्यापक रूप, मतलब कि जो बिग फॉर्म होती है अगर ज़्यादा आ गई तो किस तरीके से आप ऑपरेट करोगे। एक दो का तो ऑपरेट आपने बता दिया। ज़्यादा में देखिए अगर लाप्लास है C1 F1x, किसका है C1 F1x प्लस C2
F2x प्लस C3 F3x, माइनस भी साथ ही ले लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डैश डैश आगे भी चला जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो C1 F1p प्लस C2 F2p प्लस C3 F3p। ये आगे आगे फॉर्म में बनती जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहता है। इसे आप जनरलाइजेशन फॉर्म भी बोल सकते हो, या हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहे हैं, देखिए मेरा करने का सजेशन यही है, जो बीएससी जिन स्टेट्स में बीएससी हिंदी मीडियम है, अपने आप को इंग्लिश मीडियम से में कन्वर्ट करके चलिए। एग्जाम देखिए मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिफर नहीं होता है, मैथमेटिक्स में पेपर एक जैसा ही रहता है, बस ये है कि जो टर्म्स है उनको पता रहना चाहिए आपको क्या टर्म्स कैसे रहती है। तो देखिए इस किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और जनरलाइजेशन फॉर्म हमने फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट है कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका लाप्लास हम ट्रांसफॉर्म में फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो टॉपिक डालिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म फंक्शंस, देखिए ये जो फंक्शंस हैं इनका आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हर बार इनको डेराइव करना है। एक बार मैं डेराइव करके बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है जिसे हर बार डेराइव करना है। जैसे आपको क्या है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते थे हम dx/a² + x² dx का, तो हम क्या बोलते थे 1/a tan इनवर्स x/a। तो डायरेक्ट क्या है कि उसको हम याद करते थे ना, उसी तरीके आपको ये भी आपको रिमेंबर करना है। क्योंकि देखो वहाँ भी आप निकाल भी सकते हो। मैंने आपको जब आपको इसमें डाउट हो रहा है तो मेरे 12th क्लास के लेक्चर देखिए, वहाँ पे 1/dx/a² + x² को मैंने किस तरीके से टर्म्स में कन्वर्ट करके सोल्व आउट किया है। तो वहाँ पे हम सोल्व आउट करते थे पूरा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है तो वहाँ पे आप पूरा सोल्व आउट नहीं कर पाओगे, तो उसे रिमेंबर करते थे टर्म्स। उसी तरीके से यहाँ भी आपको जो टर्म्स आएगी वो रिमेंबर करना है। एक बार मैं आपको जो उसका डेरिवेशंस है वो बता दूंगा कि टर्म्स आई कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे वो हम ये यूनिटी का ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसके बाद में ही आगे सोल्व आउट करेंगे। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी का मतलब है वन का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी मतलब वन का ट्रांसफॉर्म किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम एक यूनिट का फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद में सोल्व आउट करेंगे। देखिए बाय डेफिनेशन सबसे पहले देखिए यूनिटी का होता क्या है मैं आपको बता दूंगा। जो याद रखने वाली चीज़ है, लाप्लास है 1p का, किसका 1 कोई फंक्शन है p के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है 1/p वेयर p है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है 0। ये आपको रिमेंबर रखना है। अब ये क्यों आया कैसे आया मैं यहाँ पे आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। तो देखिए प्रूफ कैसे करोगे। लाप्लास 1p, लाप्लास है वो एफ इक्वल टू क्या लिखते थे आप 0 to ∞ e⁻k px fx। अरे ऐसे तो करते थे dx, यही तो करते थे हम। तो यहाँ पे देखिए fx किस जगह क्या है 1, तो 0 to ∞ e⁻k px और fx किस जगह आपने रख दिया 1 dx। कोई डाउट किसी को। e⁻px का अब देखिए इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए यहाँ पे अच्छे से। e⁻px का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, -px इक्वल टू लोगे t, तो -k pdx इक्वल टू मिलेगा dt और dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई -k p। तो ये इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। -k 1/p इंटीग्रेशन हो गया e⁻k px और वैल्यू कहाँ तक रखना है 0 to ∞ तक हमें लिमिट रखनी है। यहाँ से हमारे पास आ गया -k 1/p और ये क्या बन जाएगा e⁻∞ और -e⁻0। e⁻∞ हो गया 0 और ये हो गया e⁻0 क्या हो गया 1। तो ये बन गया -k 1/p इंटू -1 और ये आ गया 1/p और जो p होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। समझ में आ गया
किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। इस तरीके से हमने फर्स्ट है वो जो यूनिटी है उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके मैंने आपको सिखा दिया है। आगे जो फंक्शंस होंगे उनका सेम तरीके से ही हमें जो ट्रांसफॉर्म है वो फाइंड आउट करेंगे। एक दो ट्रांसफॉर्म में और भी आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म में फाइंड आउट किए जाते हैं। अब ये जो P है वो मैंने ग्रेटर देन 0 लिया है, इसका भी रीज़न होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि P है आप मैंने मर्जी से अपने 0 ले लिया है, इसका जो रीज़न होता है वो भी रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप ही। P है वो क्या है ग्रेटर देन 0 इसलिए है क्योंकि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑलवेज कन्वर्जेंट रहता है। और कन्वर्जेंट किसके लिए रहेगा? अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी तो कन्वर्जेंट रहेगा। अगर P लेस देन 0 हो गया तो ये फंक्शन बन जाएगा डाइवर्जेंट। इसलिए P है ऑलवेज हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, क्योंकि मैंने बताया है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जहाँ भी ऑपरेट होगा ऑलवेज कन्वर्जेंट रहेगा। तो दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग याद तो रहेगा नहीं आपको, रिमार्क डाल के रखिए, क्योंकि कई बार क्या है बाद में डाउट आएगा कि इसको 0 ही क्यों ले रहे हैं। हियर लिखिए, हियर P इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ नेसेसरी, इज़ नेसेसरी। हियर P इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ नेसेसरी because here integral is convergent। ये because here integral is convergent, ये मैंने बताया कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जहाँ भी होगा हमेशा क्या रहेगा, कन्वर्जेंट ही रहेगा। फॉर P इज़ ग्रेटर देन 0 एंड डाइवर्जेंट फॉर P इज़ लेस देन 0। P लेस देन 0 है तो डाइवर्जेंट रहेगा, और P ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट रहेगा। तो यहाँ कन्वर्जेंट क्यों लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो फंक्शंस है वो फाइंड आउट करते हैं हम 1 बाय 1। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनको हम फाइंड आउट करना आपको मैं सिखाता हूँ किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट फाइंड आउट कीजिए नंबर 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब x की पावर 1 कर देते हैं और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन है वो आपको याद करना है, वो टर्म्स मैं आपको लिखा देता हूँ। XP इक्वल टू हमें आपको रिमेंबर करना है 1/p², वेयर P इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये टर्म्स आती कैसे हैं इसका मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कि प्रूव क्यों कैसे किया जाता है और क्यों ये टर्म्स हमें ऐसा लिखते हैं। डालिए प्रूफ। अब देखिए फॉर्मूला जो लाप्लास का मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपको, आप अपना अगर याद नहीं रह रहा है तो लिख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट आप सोल्व आउट कीजिए बाय डेफिनेशन। यहाँ पर एफ किस गई क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो फॉर्मूला लगाइए बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एक्सपी। फंक्शन क्या है, x आ गया, तो यहाँ क्या होता है 0 to इन्फिनिटी e⁻ के px x dx। अरे यही रहेगा। अब देखिए आइलेट लगाइए, अरे आइलेट लगाओगे, आइलेट तो आपको अच्छे से आता होगा। आइलेट होता है आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का होता है अलजेब्रिक, टी का होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का होता है एक्सपोनेंशियल। आइलेट लगाएंगे, इसमें आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट कौन सा आएगा, अलजेब्रिक फर्स्ट आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला रहता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन dx। तो वही फॉर्मूला लगेगा और सोल्व आउट होगा। अब आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेरा जो चैप्टर है NCERT का, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻ के px dx माइनस
फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स का, इंटीग्रेशन ई दी पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, फिर टोटल पे डी एक्स जो अंदर आ रहा है इसका टोटल पे डी एक्स, और फिर लिमिट रखिए 0 टू इन्फिनिटी। अरे ऐसे ही करोगे, कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए क्या आता है हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस एक्स अपॉन पी ई दी पावर माइनस पी एक्स। ई दी पावर माइनस पी एक्स का लास्ट में हमने किया था, तो वैसे ही सेम इस तरीके से फंक्शन से ऑपरेट हो जाएगा। माइनस माइनस है तो यहाँ से ई दी पावर माइनस पी एक्स आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन पी ई दी पावर माइनस के पी एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी। कोई डाउट किसी को? अभी देखिए आगे जब सोल्व आउट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स अपॉन पी ई दी पावर माइनस के पी एक्स प्लस, ये जब माइनस पी बाहर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, ई दी पावर माइनस पी एक्स, ई दी पावर माइनस पी एक्स 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रखिए। अब लिमिट रखते हैं तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, इन्फिनिटी रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म भी 0, 0 जब हम रखेंगे तो फर्स्ट टर्म एक्स मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 0, और सेकेंड टर्म है वो माइनस में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा क्या, देखिए फर्स्ट टर्म 0 माइनस सेकेंड टर्म 0 माइनस, फिर फर्स्ट टर्म 0 प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर ई दी पावर 0। अरे यही तो आएगी। यहाँ से देखिए ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, और पी है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये आपने पहले स्टडी कर लिया है, लास्ट में मैंने रिमार्क भी लिखा दिया है क्यों ग्रेटर देन 0 लेते हैं, क्योंकि p ग्रेटर देन 0 के लिए ही फंक्शन कन्वर्जेंट रहेगा। अगर p लेस देन 0 हो गया तो फंक्शन चला जाएगा डाइवर्जेंट। और जब मैंने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखाई थी तो वहाँ पे मैंने बताया था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लाप्लास एक्स पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन 0। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फंक्शन, आ गया सेकंड। फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया था, सेकंड भी फाइंड आउट कर लिया। आपको मैं एक साथ लिखवा भी दूंगा लास्ट में, वहाँ से भी आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से इन फंक्शंस को हमें ऑपरेट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए, सोल्व आउट कीजिए। नंबर 3 कैसे सोल्व आउट होगा, आज का ये लास्ट भी होगा। क्वेश्चन 3, सॉरी क्वेश्चन नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन 3 है, स्टैंडर्ड फंक्शन 3 है। क्या बोल रहे हैं, लाप्लास है एक्स दी पावर n p इजक्वल टू, हमें दिखाना है फैक्टोरियल n अपॉन p दी पावर n प्लस 1, और p है वो ग्रेटर देन 0। ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं 2 में। अब देखिए ऊपर वाले में भी इसका ये फंक्शन पढ़ लेंगे तो ऊपर वाले पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ऊपर वाले को मैंने सेपरेट करके आपको दिखा भी दिए हैं। अब देखिए इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन बनता है। अगर n की वैल्यू 0 आ गई तो अलग हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आ गई तो अलग हो जाएगा, n की वैल्यू 3 आ गई तो ये अलग हो जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन, यहाँ पर बताइए आप एफ क्या है। यहाँ पर एफ है एक्स दी पावर n, एक्स दी पावर n है तो फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, लाप्लास एक्स दी पावर n p इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रहती है, e दी पावर माइनस के पी एक्स रहता है, e दी पावर माइनस के पी एक्स। अरे e दी पावर माइनस के पी एक्स रहता है, एक्स दी पावर n रहती है, डी एक्स रहता है, ये रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जब इसको आइलेट लगाते हैं तो अल्जेब्रिक पहले आता है, तो फर्स्ट अल्जेब्रिक हो गया और सेकेंड ये वाला फंक्शन हो गया। लगाइए आइलेट और सोल्व आउट कीजिए। आइलेट से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन पी आ जाएगा, एज इट इज़ रखा एक्स दी पावर n आ गया, और e दी पावर माइनस पी एक्स, ई दी पावर माइनस पी एक्स अपॉन n आता है ना, तो ये एज इट इज़ फंक्शंस आ गया हमारे पास में।
अभी आप इस पर अलग से ऑपरेट करना चाहो तो अलग से भी ऑपरेट कर सकते हो, साथ में ऑपरेट करना चाहो तो साथ भी ऑपरेट कर सकते हो। चलो अलग से कर दिया हमने 0 टू इन्फिनिटी। आगे वाला फंक्शन देखिए, आगे वाला फंक्शन क्या बनता है, जब आइलेट लगा रहे हो, आइलेट ही मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ। आगे वाला आएगा -px है, तो इससे क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन बनेगा 0 टू इन्फिनिटी x दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा nx दी पावर n-1। अरे यही तो होगा, और e दी पावर -px dx। अगर किसी को यहाँ टर्म्स समझ में नहीं आ रहा तो अलग से करके देख लीजिए, ये टर्म्स आ रही है। यहाँ से देखिए, जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, e दी पावर इन्फिनिटी 0, और ये क्या हो जाएगा, जब 0 रखोगे तो x दी पावर n, 0 दी पावर n क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट टर्म तो टोटल 0 होगी, प्लस सेकेंड टर्म 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी n बाहर आ जाएगा। और जी यहाँ पे देखिए e दी पावर -px है, 1/p भी तो आया था साथ में, 1/p, तो 1/p बाहर आएगा तो ये हो जाएगा n/p। कोई डाउट किसी को, और ये बन जाएगा e दी पावर -px मल्टीप्लिकेशन में आ गया x दी पावर n-1 dx। कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर हम बार बार, अभी क्या हुआ, x दी पावर n था, उससे बन गया n-1, फिर बन जाएगा n-2, फिर बन जाएगा n-3, तो ये एक बड़ी सी टर्म्स बन जाएगी। और नीचे क्या है, हर बार p आता जाएगा, जितना n आएगा उतना ही p आता जाएगा। तो ये क्या है, बार बार ऑपरेट करेंगे तो एक टर्म्स बन जाएगी। तो लिख दीजिए we use again and again we use again and again by parts इंटीग्रेशन मेथड। अरे ये जो आपकी बुकों में नहीं मिलता है किस तरीके से हमको सोल्व आउट किए, वहाँ पे डायरेक्ट कर देता है, इसलिए मैं आपको पूरा तोड़ के बता रहा हूँ। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन मेथड जब अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे, वी गेट, क्या गेट करेंगे, लाप्लास है x दी पावर n p, ये हमें मिल जाएगा। अगेन अगेन यूज़ करोगे तो फर्स्ट आ जाएगा n-1 n-2 आएगा, फिर डैश ये 3 2 1 तक चला जाएगा, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, p दी पावर n आ जाएगा। अरे p दी पावर n आ जाएगा। अभी देखना, यहाँ तक ये तो चला जाएगा, x दी पावर n-1 तो गायब हो जाएगा, लेकिन e दी पावर -px तो हमेशा चलता ही रहेगा ना साथ में, ये तो गायब नहीं होगा। ये गायब नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ हम रख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी e दी पावर -px dx। अरे किसी को कोई डाउट, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें मिला लाप्लास x दी पावर n p, ये क्या बन गया, ये बन गया फैक्टोरियल n अपॉन p दी पावर n, यही बन गया। e दी पावर -px का इंटीग्रेशन हो गया -1/p e दी पावर -px, यही हो गया। रखिए 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रखते हैं। यहाँ से देखिए क्या आता है, लाप्लास x दी पावर n p इजकल टू फैक्टोरियल n अपॉन p दी पावर n। जब इन्फिनिटी रखोगे तो 0 और -1/p, और ये भी माइनस हो गया प्लस, और ये कितना आ जाएगा, e दी पावर 0। यहाँ से देखिए क्या आता है हमारे पास में, यहाँ से स्टैंडर्ड फंक्शन बन के आता है लाप्लास x दी पावर n p इजकल टू फैक्टोरियल n अपॉन p दी पावर n+1, और p क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास में फंक्शन आ गया, फाइनल फंक्शन ऑपरेट कर दिया हमने और इस सोल्व आउट कर लिया। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया, जो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड डेविस इसका फंक्शंस किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अभी तो आप देख लोगे कि हाँ हमारा तो काम इससे ही चल जाएगा, फॉर्मूला नहीं निकालेंगे तब भी, लेकिन जब गेट जेम की एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप 12th के बाद में IIT की एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से आगे भी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आने लग जाएंगे और आप सोल्व आउट नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट सीखो। लास्ट है जो क्वेश्चन है, चलो आज हम यहीं पे लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे।
और लास्ट के लेक्चर में इसके जो भी एंगल से जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे और किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे आपने मेथड देख लिया है। और जो भी इनकी ट्रिक्स रहेगी, जो भी फॉर्मूलाज रहेंगे, मैं इस लास्ट में एक जगह लिखवा भी दूंगा जहाँ से आप ये रिमेंबर कर सकते हो। जिस तरीके से आपने रिमेंबर किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है वो होता है माइनस के कोसेक्स, कोसेक्स है वो होता है प्लस के साइन एक्स, टेन एक्स है वो होता है लोग सेक एक्स, सेक एक्स है वो होता है क्या log sec x प्लस टेन एक्स। जो भी आपको फॉर्मूलाज है उनको याद करिए और ये सोल्व आउट कीजिए। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।